शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर से हम सब वाकिफ़ हैं, ठीक है, हमने अपने गली मोहल्लों में देखे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये करते क्या हैं, ये क्यों होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। तो बेसिकली इन्हीं 3 सवालों का जवाब आज हम इस टॉपिक में तलाश करेंगे। पहला सवाल हमारे पास क्या है, व्हाट इट डज़, ठीक है, ये करता क्या है। दूसरा सवाल है कि व्हाई डज़ दैट, कि वो क्यों करना चाह रहा है। और जो तीसरा सवाल है वो हमारे पास क्या है, हाउ डज़ इट वर्क, ये काम किस तरह से करता है। जो पहली चीज़ है वो क्या है, ये करता क्या है, उसका जवाब ये है कि ये करता ही है कि बेसिकली ये एसी ईएमएफ को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि ये 30,000 किलो वोल्ट की लाइन है, ठीक है, ये 20,000 किलो वोल्ट की लाइन है, 10,000 किलो वोल्ट की लाइन है, तो वो इतने ज़्यादा वोल्टेजेस हैं। लेकिन जो हमारे घरों में करंट आता है वो 220 वोल्ट का होता है। तो बेसिकली जो वोल्टेज है वो इतनी ज़्यादा क्यों होती है और वो चेंज किस तरह से करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आते हैं हमारे पास ट्रांसफार्मर्स, कि बेसिकली वो ये सारा काम कर रहे होते हैं। दूसरा सवाल ये है कि हम, थैंक यू सो मच अली सलमान। तो जो हमारे पास दूसरा सवाल है कि हम ऐसा करते क्यों हैं, हम वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज क्यों करते हैं। तो उसका जवाब ये है कि बेसिकली हमारे पास जो हीट लॉसेज हैं इन दी लाइंस, हमने उनको रिड्यूस करना होता है। बेसिकली हमारे पास जो पावर जनरेट हो रही होती है वो हमसे कई सौ किलोमीटर दूर किसी पावर हाउस में वो पावर जनरेट हो रही है, लेकिन हम एज अ कंज्यूमर हम एक स्पेसिफिक लोकेशन में हैं, हमें वहाँ पे वो पावर चाहिए। तो उस दौरान लाइंस के थ्रू हमारे पास पावर आती है। तो अगर तो हमारे पास वोल्टेज हम कम रखेंगे तो हमारे पास जो हीट लॉस की वजह से हमारे पास जो पावर डेसिपेट होगी वो ज़्यादा होगी। तो हम वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं टू रिड्यूस दैट पावर लॉस। अब वो हम कैसे करते हैं और वो किस तरह से होता है। बेसिकली हमारे पास जो हीट लॉसेज होते हैं वो इक्वल होते हैं I² टाइम्स R मल्टीप्लाई बाय T, से मुराद यहाँ पे टाइम है। तो हमारे पास अगर करंट ज़्यादा होगा तो हमारे पास हीट लॉस भी ज़्यादा होंगे। तो बेसिकली हम ईएमएफ को इसलिए इंक्रीज करते हैं, यानी कि वोल्टेज को हम इसलिए इंक्रीज करते हैं ताकि हमारा करंट ड्रॉप करे। करंट के ड्रॉप करने से हमारे पास जो हीट लॉसेज हैं वो कम होते हैं। अब वोल्टेज के इंक्रीज होने से हमारे पास करंट किस तरह से ड्रॉप होता है। तो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो कोई पावर जनरेट नहीं करते हैं। उनमें जो पावर है, अगर हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर लें तो उसमें जो इनपुट पावर और जो आउटपुट पावर है वो सेम होती है। अच्छा, ये काम किस प्रिंसिपल पे करते हैं, बेसिकली हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अब हम करंट को कम या ज़्यादा किस तरह से करते हैं, हमारे पास जो पावर है वो इसमें कांस्टेंट रहती है, ठीक है, जो हमारे पास P है ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो अगर तो हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज को बढ़ाने से अगर हमने इसको P को कांस्टेंट रखना है तो हमें करंट को कम करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जो हमारे पास वो लाइंस होती हैं उनकी वोल्टेज इसलिए इतनी ज़्यादा होती है कि उनमें जो करंट होता है वो बहुत थोड़ा होता है, ठीक है। तो करंट पावर से रिलेट नहीं करता, इसलिए पावर इन दोनों का प्रोडक्ट होती है। तो ये नहीं समझना कि उनमें करंट बहुत थोड़ा तो इसका मतलब है कुछ उनमें पावर है ही नहीं, हम उनको हाथ लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। तो वोल्टेज ज़्यादा होने से हमारे पास जो करंट है वो ड्रॉप कर देता है, और करंट के ड्रॉप करने से हमारे पास जो हीट लॉसेज हैं वो भी ड्रॉप करते हैं। ये उसका फंक्शन है। अच्छा, जब वो इतनी ज़्यादा, जो ट्रांसफार्मर्स हैं ये 2 काम करते हैं। ये ईएमएफ को बढ़ाते भी हैं, यानी कि लाइंस में उनको प्रोपोगेट करने के लिए करंट को ये ईएमएफ को बढ़ा देते हैं। लेकिन हम कंज्यूमर हैं, हमें कम ईएमएफ चाहिए, हमें कम वोल्टेज चाहिए, तो ट्रांसफार्मर इसका इन्वर्स काम भी करते हैं, वो ईएमएफ को ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो वो ये दोनों काम करते हैं। तो वो हम देखेंगे ये दोनों काम करते किस तरह से हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन होती क्या, हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक कॉइल है जिसको हम प्राइमरी कॉइल कह रहे हैं, और उसके बरक्स हमारे पास एक दूसरी कॉइल है जिसको हम सेकेंडरी कॉइल कह रहे हैं। तो प्राइमरी कॉइल पे हम इनपुट दे रहे हैं और सेकेंडरी कॉइल पे हमें आउटपुट मिल रही है। अब सिनेरियो क्या, हमारे पास एसी करंट है, एसी करंट अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है। पोलैरिटी को चेंज कर रहा है, तो हमने देखा था जो इसमें करंट होता है वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। अब करंट के फ्लक्चुएट करने से हमारे पास जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमारे पास जो है वो चेंज होगी, और उसकी पोलैरिटी एक दफ़ा अपवर्ड्स होगी जब हमारे पास पॉजिटिव साइकिल है, और जब नेगेटिव साइकिल होगा तो वो उसकी पोलैरिटी डाउनवर्ड होगी, और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से जो हमारे पास ये वाली कॉइल है इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगी। इवन दो ये आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी इस कॉइल से हम इस कॉइल में पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी चीज़ का नाम था म्यूचुअल इंडक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, अगर हम एट एनी इंस्टेंट देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से होंगी। ये जो ग्रीन लाइंस है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। इनकी डायरेक्शन मैंने इसलिए नहीं इंडिकेट की कि हमारे पास जो पोलैरिटी वो चेंज हो रही है। तो एक दफ़ा हमारे पास इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, फिर हमारे पास इस डायरेक्शन में होंगी। तो उसको आप जनरली रखो कि दोनों डायरेक्शन में होंगी। विद टाइम हमारे पास एक डायरेक्शन में फिर दूसरी डायरेक्शन में होंगी।
तो यहाँ पे अगर हम सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, हमारे पास वो इक्वल होती है टर्न्स इन दी प्राइमरी कॉइल मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और नेगेटिव साइन इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे पास प्राइमरी कॉइल में जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में बेसिकली हमारे पास जो ईएमएफ जनरेट हो रही है वो अपोज कर रही है इस चेंज को, ठीक है। तो हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो बेसिकली क्या है, बैक ईएमएफ, और वो इक्वल है हमारे पास किसके, एन पी टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल है, ठीक है। तो बेसिकली हमें प्राइमरी कॉइल पे हमारे पास जो वोल्टेज है वो इसके इक्वल है। तो हम वहाँ से ये रिलेशन डेवलप कर सकते हैं अगर हम इस एन पी को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे ला के इसको डिवाइड कर रहे हैं। एन पी से मुराद नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दी प्राइमरी कॉइल है हमारे पास, तो हमारे पास ये रिलेशन डेवलप हो जाता है। इसी तरह हमारे पास सेल्फ इंडक्शन ऑन दी सेकेंडरी कॉइल देखें तो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में सेल्फ इंडक्शन जो है वो किसके इक्वल होगी, वो बेसिकली हमारे पास इक्वल होगी, उसमें भी सेम यही सारा स्नैरियो बिल्डअप होगा और एंड पे जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास वी एस डिवाइड बाय एन एस इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दोनों में सेम है, ठीक है, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम एन एस ओवर वी एस ओवर एन एस को इक्वल रख सकते हैं वी पी ओवर एन पी के। तो अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करें, वी एस ओवर वी पी कर दें, ये इक्वल कर दें एन एस ओवर एन पी के, तो यहाँ से हम ये रिलेशनशिप देख सकते हैं कि अगर तो हम फॉर एग्जांपल, बल्कि आगे चल के भी हम देखेंगे इस चीज़ को, हमारे पास ये रिलेशनशिप डेवलप हो गया किसमें, प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज में और सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज में, और वो रिलेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स में और सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स की, इन दोनों की रेशो पे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास दो किस्म के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरों को हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारे पास बेसिकली क्या करते हैं, उनमें हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो हमारे पास ग्रेटर देन दी ईएमएफ इन दी प्राइमरी कॉइल होती है। अब वो काम किस तरह से करते हैं, वो काम इस तरह से करते हैं कि उनमें जो सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू टर्न्स इन दी प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इनपुट होती है, बेसिकली हमारी इनपुट वोल्टेज कम है, हमारी आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉइल हमारी इनपुट, सॉरी प्राइमरी कॉइल हमारी इनपुट कॉइल होती है और सेकेंडरी कॉइल हमारी आउटपुट होती है। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगी और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगी तो ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक स्पेसिफिक केस दूँ, हमारे पास जो वोल्टेज इन हमें अगर चाहिए एट वीपी, हमें 100 वोल्ट चाहिए और हम सेकेंडरी कॉइल पे एज एन आउटपुट 200 वोल्ट चाह रहे हैं, तो उस दौरान हमें इनकी नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो क्या रखनी पड़ेगी। तो उस केस में अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें अगर हम 10 नंबर ऑफ टर्न्स रखें, ठीक है, और इसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के सेकेंडरी कॉइल 20 कर दें, तो उस केस में हमारे पास जो प्राइमरी वोल्टेज है सेकेंडरी वोल्टेज में एज एन आउटपुट वो डबल हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए, स्टेप डाउन में हमें क्या चाहिए, हमें प्राइमरी वोल्टेज में जो वोल्टेज है वो ज़्यादा चाहिए और सेकेंडरी कॉइल में हमें वोल्टेज कम चाहिए। तो उस केस को मेंटेन करने के लिए हमें एन एस को कम रखना पड़ेगा एन पी से। तो वो किस तरह से होगा, हमारे पास यहाँ पे बेसिकली जो प्राइमरी कॉइल है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कम है और जो सॉरी प्राइमरी कॉइल की ज़्यादा है और सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कम है। तो उस केस में हमारे पास ये जो जनरेटर है, सॉरी ये जो ट्रांसफार्मर है, ये एज एन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम करेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हमें अगर इनपुट 200 है और हमें आउटपुट 100 चाहिए, यानी कि हमने स्टेप डाउन करना है इनपुट को, तो उसमें हमें यहाँ पे अगर 20 नंबर ऑफ टर्न्स रखना है तो यहाँ पे हमें उसकी हाफ नंबर ऑफ टर्न्स रखनी पड़ेंगी, जिससे हमारे पास जो वोल्टेज एट द आउटपुट है वो भी रिड्यूस कर जाएगा। तो जो हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम एक कंडीशन ये लेते हैं कि जो हमारी इनपुट पावर है वो हमारी आउटपुट पावर के इक्वल है, ठीक है। इनपुट पावर से क्या मुराद है, जो हमारी इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय इनपुट करंट है वो इक्वल है इनपुट आउटपुट करंट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट वोल्टेज के। यानी कि हमारे पास रिलेशनशिप क्या है, वी पी मल्टीप्लाई बाय आई पी इक्वल है वी एस मल्टीप्लाई बाय आई एस। ये हमारे पास इनपुट है एट प्राइमरी कॉइल और ये हमारे पास आउटपुट है एट सेकेंडरी कॉइल। तो आइडियल केस में हम ये सिनेरियो लेते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूं और इसको मैं आई पी ओवर आई एस कर दूं, तो यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो आई पी ओवर आई एस हमारे पास वी एस ओवर वी पी के इक्वल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को और मैं बेसिकली यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मेरे पास वी एस ओवर वी पी और यहाँ पे मेरे पास वी एस ओवर वी पी यहाँ पे भी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो ये रिलेशन है ये इक्वल है एन एस ओवर एन पी के,
ठीक है, यहाँ पे आपके पास अगर ये रट्टा लगाने की कोशिश करो या एक आसान तरीके से याद करने की कोशिश करो, वोल्टेजेस के केस में हमारे पास अगर ऊपर सेकेंडरी वोल्टेज है तो जो नंबर ऑफ टर्न्स में सेकेंडरी टर्न्स की भी जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होगी वो ऊपर होंगी। लेकिन अगर हम करंट को डिस्कस कर रहे हैं तो अगर हमारे पास आई पी का करंट ऊपर है तो यहाँ पे हमारे पास एन एस ऊपर होगा। ठीक है, तो ये फ्लिप हो जाती है इन दोनों के केसेस में। और जो हमारे पास एक्चुअल केस होता है उसमें हमारे पास इनपुट पावर बेसिकली इक्वल होती है आउटपुट प्लस सम लॉसेज। अब वो लॉसेज हमारे पास किस वजह से होते हैं, ठीक है, उन लॉसेज के बेसिकली हमारे पास दो वजूहात होती हैं, मेजर जो वजूहात हैं। उनमें से एक वजह हमारे पास होती है जिसे हम कहते हैं एडी करंट्स, और जो दूसरी वजह होती है वो होते हैं हिस्टेरेसिस लूप्स। ठीक है, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस हम उसे कहते हैं। अब ये दोनों हैं क्या और इन दोनों को हम काम किस तरह से कर सकते हैं? तो बेसिकली जो हमारे पास एडी करंट है वो हमारे पास बेसिकली होता क्या, जैसे ही हमारे पास यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। अब फ्लक्स चेंज होने की वजह से ये जो आयरन कोर होती है जो मैग्नेटिक जिसके गिर्द हमारी कॉइल्स जो हैं वो हमने लपेटी हुई हैं, तो वहाँ पे परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड्स हमारे पास करंट मूव ऑन करने लग जाता है। अब करंट मूव ऑन कर रहे हैं यानी कि चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या करता है उनके दरमियान उनसे हमारे पास एक चार्ज जब भी मूव करता है तो या करंट मूव करता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो एडी करंट है ये एक इंड्यूस्ड करंट होता है। तो ये क्या करता है, ये इसको अपोज करता है जिसकी वजह से हमारे पास जो ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस है वो लूज करता है। तो इनकी डायरेक्शन हमारे पास परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, ये हमारे पास एडी करंट्स को इस डायरेक्शन में होते हैं। अब इन एडी करंट्स को हम रोक किस तरह से सकते हैं? उनको रोकने का ये तरीका है, कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग इंसुलेटेड शीट्स। अब इंसुलेटेड शीट्स क्या है, बेसिकली हमने ये जो आयरन कोर जिसके गिर्द हमने अपनी कॉइल्स को लपेटा हुआ है, इनके दरमियान में हम ऐसा मटेरियल यानी कि इनको शीट्स में काट दें और उन शीट्स के दरमियान में ऐसा मटेरियल रखें जो कि करंट को कंडक्ट नहीं करता। तो उसकी वजह से ये जो करंट है ये ज़्यादा मूव नहीं करेगा और उससे हमारे जो एडी करंट की वजह से जो हमारे लॉसेज हैं वो हमारे रिड्यूस कर जाएंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। अब मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस का टॉपिक आगे हम मटेरियल्स के चैप्टर में भी इन डेप्थ आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक ब्रीफ सा उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, बेसिकली कोई भी मटेरियल है उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनमें जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं ना, उनकी एक लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर तो वो लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड अलाइंड है तो वो हमारे पास एज अ परमानेंट मैग्नेट काम करता है। ठीक है, लेकिन उसके बरक्स हमें कुछ मटेरियल्स ऐसे मिलते हैं कि जिनमें वो अलाइन नहीं करते, जिस तरह हमारे पास आयरन उसकी एग्जांपल है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं, ये हमारे पास फेरोमैग्नेट मटेरियल्स हम उन्हें गालबन कहते हैं। अब फेरोमैग्नेट मटेरियल्स की एक और खासियत भी है। वो खासियत क्या है कि जब हम इन मटेरियल्स को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये एज अ परमानेंट मैग्नेट काम करने लग जाते हैं अगर तो हमने इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर आप एक आयरन का पीस लो और एक मैग्नेट को से सिर्फ करीब लाओ, टच भी ना करो, और उस आयरन के पीस से किसी और आयरन के पीस को टच करो तो वो उसके साथ चिपक जाएगा। ठीक है, तो वो आयरन का पीस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो एज अ मैग्नेट काम करने लग जाता है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्लाह भला करे फेरोमैग्नेट मटेरियल्स हम इन्हें कहते हैं। इन्हें आगे चल के हम इन डेप्थ भी पढ़ेंगे। तो जिस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करते जाएंगे, इनकी जो लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी हमारे पास चेंज होती रहती है। अब ये लॉसेस किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं इन दी ट्रांसफार्मर? तो ये बेसिकली लॉसेस इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो ये थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं उस चेंज को। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी हमारे पास उतनी ही ज़्यादा हमारे पास लॉसेज होंगे। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द केयर, ठीक हो गया, मिनिमाइज ऑल द पावर लॉसेज फॉर एग्जांपल लिमिटेड, ठीक हो गया। पहली चीज़ जो है वो उसने बताया कि हम एडी करंट्स को किस तरह से कम कर सकते हैं। वो ये बेसिकली आपकी बुक से ये एक पीस उठाया, इसको आप रीड कर लो बेहतर तरीके से। तो पहली चीज़ वो ये बता रहा है कि हम लेमिनेटेड शीट्स यूज़ करें, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो हिस्टेरिसिस लॉसेज हैं वो कम हो जाए। अब लेमिनेटेड शीट से क्या मुराद है कि ऐसा मटेरियल, फॉर एग्जांपल अगर हम हिस्टेरिसिस लूप को अगले चैप्टर्स देखें वो बेसिकली होती क्या, तो ये हमारे पास करंट है, ठीक है, और इस एक्सिस पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो जिस तरह से हम करंट चेंज कर रहे हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। तो बेसिकली ये जो एरिया अंडर द कर्व है इसको हम कहते हैं हिस्टेरिसिस एरिया। तो ये जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब है कि ये मटेरियल उतना ज़्यादा अपनी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होने से रेजिस्ट कर रहा है। तो ये एरिया जितना ज़्यादा कम होगा हमारे हिस्टेरिसिस लॉसेज उतने ज़्यादा कम होंगे। तो वो जो लेमिनेटेड शीट की बात कर रहा है
वो वहाँ पे बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ऐसे मटेरियल्स यूज़ करें जिनका हिस्टेरिसिस लूप का जो एरिया है वो कम हो। आगे चल के हम इनको इन डेप्थ भी देखेंगे। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो इनपुट पावर है वो ज़्यादा और आउटपुट पावर कम है और कुछ ना कुछ लॉसेज हैं, तो हम एफिशिएंसी किस तरह से मेजर आउट करेंगे? तो एफिशिएंसी हमारे पास किसी भी सिनेरियो में अगर हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो वो हमारे पास आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ दैट कंपोनेंट आ जाएगी। ठीक है, और एफिशिएंसी हमारे पास मैक्सिमम 100% तब आएगी जब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट और आउटपुट इक्वल हो। तो इन दोनों का जो हमारे पास रेशियो है वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी। तो उस केस में हमारे पास जो है एफिशिएंसी वो 100% होगी। तो आइडियल केस में इसलिए हमारे पास 100% एफिशिएंसी होती है कि हमारे पास आउटपुट और इनपुट इक्वल होती हैं। लेकिन एक्चुअल केस में हमारे पास जो इनपुट है, ठीक है, वो हमारे पास ग्रेटर देन आउटपुट होगी। तो हमारे पास बेसिकली ये जो रेशियो है ये हमारे पास एक छोटे नंबर को एक बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे पास लेस देन 1 आएगी। तो किसी भी नंबर को लेस देन 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेस देन 100 नंबर ही आएगा। तो इसलिए हमारे पास इन एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मर्स की जो एफिशिएंसी है वो लेस देन 100 होती है। एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं हम। द टर्न्स रेशियो ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज 50। ठीक है, उसने हमें टर्न रेशियो दी। अच्छा, टर्न रेशियो क्या चीज़ है? टर्न रेशियो हम NS ओवर NP को कह रहे हैं या फिर हम NP ओवर NS को कह रहे हैं। इन दोनों में से टर्न रेशियो किसको कह रहे हैं इसको भी हम देख लेते हैं। बेसिकली टर्न रेशियो हमारे पास NS ओवर NP। एक चीज़ तो हमें उसने बता दिया है। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ नहीं भी पता कि टर्न रेशियो NS ओवर NP या NP ओवर NS होती है तो यहाँ पे आपको एक आसान उसकी इंडिकेशन भी मिल रही है। क्या इंडिकेशन मिल रही है? वो आपको कह रहा है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी कोयल हमारे पास ज़्यादा है नंबर ऑफ टर्न्स इन दी प्राइमरी कोयल से, और आपके पास जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो वहाँ से आप ये नतीजा निकाल सकते हो कि हमारे पास जो टर्न रेशियो होती है वो हमारे पास बेसिकली NS ओवर NP होती है। बेसिकली ये हमारे पास टर्न रेशियो होती है, इसको हम टर्न रेशियो नहीं कहते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अक्सर वो आपको NS ओवर NP की रेशियो नहीं बताएगा, वो आपको कहेगा टर्न रेशियो क्या है, ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि टर्न रेशियो से मुराद NS ओवर NP है, ना कि NP ओवर NS। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इस न्यूमेरिकल में उसने आसानी दी हुई थी कि उसने आपको एक तो रेशियो ग्रेटर देन 1 दी हुई है, दूसरा उसने आपको बताया कि ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप अप में आपको पता है कि हमारे पास अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नॉमिनेटर है वो हमारे पास बड़ा होगा और डिनोमिनेटर हमारे पास छोटा होगा। तो वहाँ से आपको ये पता चल गया कि NS ओवर NP हमारे पास टर्न रेशियो होती है। अब टर्न रेशियो ग्रेटर देन 1 होती है इन दी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और हमारे पास टर्न रेशियो लेस देन होती है इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये बेसिकली मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारे पास ये ग्रेटर देन, और ये हम आपको कैसे पता चलेगा कि NS ओवर NP हमारे पास टर्न रेशियो के इक्वल है। एनीवे, अगली जो चीज़ वो बता रहा है, अ करंट ऑफ 20 एम्पेयर इज पास थ्रू द प्राइमरी कॉयल। यानी प्राइमरी कॉयल में से जो करंट गुजरा वो कितना है? 20 एम्पेयर। तो हमारे पास IP आ गया 20 एम्पेयर्स, और उसके बाद एट 220 वोल्ट्स। तो 220 वोल्ट्स हमारे पास किस चीज़ के वोल्ट्स हैं? सेकेंडरी कॉयल के या प्राइमरी कॉयल के? तो ये उसने हमें प्राइमरी कॉयल के वोल्टेज दिए हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है? VP उसने हमें दिया है 220 वोल्ट। आगे वो हमें क्या करा है? ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट इन द सेकेंडरी कॉयल एज्यूमिंग दैट द ट्रांसफार्मर इज आइडियल। देखिए, ट्रांसफार्मर हमारे पास आइडियल है, इसका मतलब है हमारे पास इनपुट और आउटपुट इक्वल है। यानी कि हमारे पास, सॉरी क्या हो गया, ये लाइन पता नहीं कहाँ से आ गई। एनीवे, हमने ये दो चीज़ें बतानी है, और उसने हमें ट्रांसफार्मर आइडियल है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो इनपुट पावर है वो इक्वल है आउटपुट पावर के। तो हमारे अगर हम सोल्यूशन की तरफ आएँ तो हम जो है टर्न रेशियो को इक्वल रख सकते हैं VS ओवर VP के। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हमें यहाँ पे ये पूरा भी पता है और हमें VP भी पता है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करके। मेरे पास मिटा क्यों नहीं रहा? तो अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें फॉर VS, जो कि हमने फाउंड आउट करना है, तो हमारे पास NS ओवर NP मल्टीप्लाई बाय VP इक्वेशन बन जाएगी। ये सारी वैल्यूज हमें पता है, प्लग इन करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 220 वोल्ट्स, तो हमारे पास VS आ जाएगा जो कि है 11,000 वोल्ट्स। तो बेसिकली आपको स्टेप अप से पता चल गया होगा कि बेसिकली हम 220 वोल्ट को स्टेप अप कर रहे हैं एट 11,000 वोल्ट्स पे। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अगली जो चीज़ है वो हमने करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट हमारे पास बेसिकली क्या है? आप करंट डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते थे, यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। आप बेसिकली दो रिलेशन से कर सकते हो। एक तो आप बेसिकली इस रिलेशन से करंट फाइंड आउट कर सकते हो। ये रिलेशन हमारे पास कहाँ से आया? ये रिलेशन बेसिकली अगर हम इस रिलेशन को देखें तो हमारे पास पावर इनपुट और पावर आउटपुट इक्वल है। यार मिट क्यों नहीं रहा? VS
आई एस इक्वल है वी पी आई पी के, ठीक है। और अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूँ तो मैं इसको यहाँ पे लाके डिवाइड कर दूंगा और इसको यहाँ पे लाके डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास वी एस ओवर वी पी इक्वल आ जाएगा आई पी ओवर, यार ये मिट नहीं रहा, ये आई एस है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये रिलेशन हमारे पास यहाँ से आया। उसके अलावा हम इस रिलेशन के अलावा भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। वो हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास जो वी पी ओवर आई एस होता है वो हमारे पास इक्वल होता है एन एस ओवर एन पी के। ये भी हम पीछे ड्राइव करके आए, तो इन दोनों में से कोई भी रिलेशन हम लगा सकते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को सीधा करें फॉर आई एस, जो कि हमने फाइंड आउट करना है, सीधा किस तरह से करेंगे, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसको इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल के इस तरफ आके फ्लिप हो जाएंगे, तो वी पी हमारे पास ऊपर आ जाएगा और वी एस हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो वी पी ऊपर वी एस नीचे और आई एस हमारे पास इक्वल के इस तरफ आ गया। तो यहाँ पे अब हमें आई पी की वैल्यू भी पता है, हमें वी पी की वैल्यू भी पता है और हमें वी एस की वैल्यू भी पता है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को अगर हम प्लग इन करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 0 के साथ कट जाएगा और हमारे पास 2/5 एम्पेयर्स आ जाएगा। तो 2/5 एम्पेयर्स हमारे पास 0.4 एम्पेयर्स के इक्वल है। तो यही दो चीज़ें वो हमसे मांग रहा था, यही दो चीज़ें हमने उसको बता दी। उसके बाद आपकी बुक में वो एक छोटी सी यहाँ पे गलती करता है। छोटी सी गलती क्या करता है, वो बेसिकली इसको 1100 वोल्ट्स लिखता है। तो ये बेसिकली 1100 वोल्ट्स नहीं है, बेसिकली 11,000 वोल्ट्स है यहाँ पे। तो बेसिकली ये प्रिंटिंग एरर है, इसमें कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर का इख्तिताम होता है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नहीं, कल तो संडे है, परसों मिलते हैं। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो मैं 5 मिनट तक कभी लाइव स्ट्रीम जारी रहेगी, उसके बाद हम लाइव स्ट्रीम को डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो।